हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम ज्योमेट्री का जो फर्स्ट लेसन है बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री, उसका प्रैक्टिस सेट 1.3 देखने वाले हैं, जो कि काफी आसान प्रैक्टिस सेट है आपके पूरे एक्सरसाइज में। ओके, तो उसमें क्या है, आपके अगर आपके इंग्लिश में भी इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, राइट। कंडीशनल स्टेटमेंट और उसका कॉन्वर्स मतलब क्या कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स मतलब क्या, इफ देन जैसे हम यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वैसे ही हमें इफ देन अभी हमें कहाँ पे यूज करना है, हमें वो इफ देन यूज करना है यहाँ पे मैथमेटिक्स में। ओके, तो इफ देन कैसे यूज करोगे। अभी जैसे मान लो कि आपने अगर पढ़ाई की नहीं सपोज, या फिर आपके एग्जाम में कम मार्क्स आ गए, तो आपकी मम्मी कैसे बोलेगी कि अगर, इफ की जगह पे, मतलब इफ कैसा वर्क करता है, अगर जैसा, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो मैं तुम्हें टीवी नहीं देखने दूंगी। मतलब क्या, इफ यू डोंट स्टडी देन आई विल नॉट अलाउ यू टू वॉच टीवी, राइट। ये हमारा इफ देन का होता है, मतलब ये हमारे घर पे भी होता है, राइट। कि मम्मी ऐसे बोलती है ना कि अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो मैं तुम्हें टीवी नहीं देखने दूंगी। या फिर अगर आज मान लो और एक एग्जांपल अगर हम ले, तो अगर आज आसमान में बादल छाए रहे तो बारिश हो सकती है, राइट। देन मतलब वो इफ देन जैसा वर्क करता है, राइट। तो वैसा ही इफ देन हमें यहाँ पे यूज करना है। मतलब कैसे कि इफ मान लो ऐसे, इफ द quadrilateral इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्गरेंट, है ना। हम ऐसे बोल सकते, देखो कैसे, ये रफ में लिख रही हूं मैं। इफ द quadrilateral is a parallelogram then its opposite sides are congruent, है ना। हम ऐसा लिख सकते हैं, इट्स अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, तो उसकी अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होगी। जैसे थ्योरम हमने पढ़े हैं, राइट। तो जो पैरेललोग्राम में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, वही प्रॉपर्टीज को भी हमें यहाँ पे इफ एंड देन के फॉर्म में लिखना है। समझ रहे हो। अगर आपने बेसिक वाला वीडियो देखा नहीं होगा मेरा, तो आप जाके देख लो, क्योंकि उसमें मैंने प्रॉपर्टीज काफी अच्छे से एक्सप्लेन की है सभी क्वाड्रिलेटरल की। मेरा जो 8th स्टैंडर्ड का वीडियो है उसमें भी देख सकते हो आप। ओके, या फिर ये 9th स्टैंडर्ड के जो वीडियो है उसमें भी पैरेललोग्राम के वगैरह कंसेप्ट एक्सप्लेन किए मैंने, तो आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, सो अभी देखो, अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे हम। तो अभी देखो कैसे, हमें स्टेटमेंट क्या दिया है, ये तो आपके एग्जाम्पल के लिए था। ओके, और ये जो मैंने कलर में लिखा है ये आपको बस समझने के लिए लिखा है, आपको ये कलर में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आपके नॉर्मल पेन से ही लिखना है। अभी स्टेटमेंट हमें क्या दिया है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो अभी इसको हमें अगर इफ देन के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इफ वैसे लिखेंगे कि अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, तो हमने क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेलल, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, है ना। वो पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्वाड्रिलेटरल मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम ही लिया है। ओके, तो कैसे आएगा, इफ द क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram क्या आएगा, देन क्या आएगा, its opposite angles are congruent, then
its opposite angles are congruent, है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ओके, कि अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। मतलब हमें कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना है ना, इसलिए हमने इसको ये इफ देन के फॉर्म में लिखा है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, उन्होंने क्या बोला है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स, मतलब मान लो अभी रेक्टेंगल का जनरल फिगर कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे, राइट, ऐसे होता है, और उसके ये डायगोनल्स हो गए। तो उनका क्या बोलना है कि ये रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स है ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब उनका मेजरमेंट सेम होता है। तो अगर हमें इसको इफ देन के फॉर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, इफ द गिवन, ओके, आपको बस इफ देन आपके नॉर्मल इंक में लिखना है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं, ये मेरे से गलती से पेंसिल से हो गया, तो आप नॉर्मल ऐसा ही लिखो, इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स हो, ऐसा कोई भी शेप जिसकी 4 साइड हो। तो रेक्टेंगल के 4 साइड्स होते हैं इसलिए हम उसको क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं इसलिए स्क्वायर को भी हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। स्क्वायर, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, ये सबकी 4 साइड्स होती है इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, सॉरी। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। उन्होंने क्या बोला है, किसकी बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं वो, इसलिए इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स, इट्स मतलब किसके, रेक्टेंगल के, देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगी। वीडियो पॉज करके आप चाहे देख सकते हो, समझ सकते हो, या फिर आपको नोट डाउन करना है तो आप आपकी बुक में नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, अभी थर्ड क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में ही हमें आंसर दिया है। ओके, बस हमें समझना है कि इफ कहाँ पे लगाना है और देन कहाँ पे लगाना है। ओके, अभी हम क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल बोला है, राइट, ट्राइंगल फिगर के बारे में हमें बोला है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, ओके, उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, स्टेटमेंट में क्या दिया है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द सेगमेंट joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base। मतलब क्या, ये आपको समझने के लिए बोल रहे हैं। मान लो अभी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ओके, दिस ट्रायंगल इज ABC। आपको ये डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं खाली आपको ये समझाने के लिए बता रही हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या, जिसकी 2 साइड इक्वल हो, ओके, मतलब AB का मेजरमेंट और AC का मेजरमेंट सेम ही होगा। ओके, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब क्या, ये वाले वर्टेक्स, ये वर्टेक्स से लेकर तो इसके मिड पॉइंट तक, मतलब ये BC का जो मिड पॉइंट होगा, मान लो अभी BC का मिड पॉइंट है P, और ये मान लो इसको नाम दिया मैंने O, ओके, सॉरी O ने, ये A ही रहेगा, दिस विल बी A ओनली, क्योंकि ये A वर्टेक्स है, मतलब ये वर्टेक्स से लेकर तो इसके मिड पॉइंट, मतलब या इसका जो मिड पॉइंट है, ये BC का जो मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन करेगा यहाँ से लेकर तो यहाँ तक जो सेगमेंट आएगा वो, तो वो बोल रहे हैं कि ये वाले सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, मतलब बेस कौन सा है, ये ट्रायंगल का ये है, तो ये बेस है, तो इसके मिड पॉइंट को ये ज्वाइन कर रहा है इसका वर्टेक्स, तो ये वाले AP को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, यही इसका मीनिंग है। तो इसको अगर हमें इफ देन के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ओके, मान लो इफ, क्या बोलेंगे हम, इफ द गिवन ट्रायंगल, इफ द गिवन ट्रायंगल
is an isosceles triangle, right? Isosceles triangle. If the given triangle is an isosceles triangle, then क्या आएगा? ये पूरा पोर्शन, मतलब ही क्या है, देखो इतना पोर्शन हमारा इफ है, ओके, और यहां से लेकर तो यहां तक का हमारा पूरा देन का सेगमेंट है, तो वही आएगा. इफ द गिवन ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन क्या आएगा? देन द सेगमेंट joining the vertex and the midpoint of the base, and the midpoint of the base is perpendicular to the base, perpendicular to the base. ओके, बस हमें खाली समझना था कि इफ कहाँ पे लगेगा और देन कहाँ पे लगेगा. ओके, if the given triangle is an isosceles triangle, then the segment joining the vertex and the midpoint of the base is a perpendicular to the base. Okay, तो क्वेश्चन 1 यहाँ पे खत्म होता है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है. राइट द कॉन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म, मतलब जो दो पैरेलल लाइन और उसके ट्रांसवर्सल से, मतलब मान लो ये दो पैरेलल लाइन है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है. ओके, तो इससे जो एंगल्स फॉर्म होंगे, ओके, वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. ऑल्टरनेट एंगल्स जो फॉर्म होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो अभी पहले कॉन्वर्स का मीनिंग क्या होता है? अभी जैसे पहले ये वाले क्वेश्चन में हमने पहले वाला जो क्वेश्चन है, मान लो हमारा ये, ओके, ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हमने क्या लिखा? कंडीशनल स्टेटमेंट लिखी. मतलब अगर ऐसा हुआ तो नेक्स्ट कंडीशन होगी. मतलब इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अभी इसका अगर मैं कॉन्वर्स बोलू मतलब क्या? देन का स्टेटमेंट आएगा इफ में और इफ का स्टेटमेंट आएगा देन में. मतलब हमें करना है इनको शफल, या फिर हम बोल सकते इफ की जगह पे देन आएगा और देन की जगह पे इफ आएगा. उल्टा पुल्टा करना है हमें. ओके, तो इसका कॉन्वर्स अगर मुझे लिखना है तो हम कैसे बोलेंगे? इफ द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल. मतलब अगर कॉन्वर्स मुझे इसका लिखना होगा, इसका अगर मुझे कॉन्वर्स लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी? इफ द, यही स्टेटमेंट का, ओके, इफ द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, है ना? गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल. ओके, देखो ये जैसे इंग्लिश में हमारे होता है ना कंडीशनल स्टेटमेंट और उसका कॉन्वर्स, वैसा ही है. बस ये मैथ्स की स्टेटमेंट है, इसको हमें कॉन्वर्स में बनाना है. ओके, तो आप समझे कॉन्वर्स में क्या होता है कि जो इफ का देन का स्टेटमेंट है वो इफ में चला जाएगा और इफ का स्टेटमेंट देन में आ जाएगा. ओके, स्टेटमेंट क्या था हमारा? इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो इसका कॉन्वर्स क्या आएगा? इफ द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल. तो अभी मान लो अभी हमें क्वेश्चन करना है. ओके, अभी हमें क्वेश्चन क्या दिया है? द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, उन्होंने हमें ये स्टेटमेंट दिया है, बट उन्होंने इसको इफ एंड देन के फॉर्म में दिया है कि नहीं? तो आपको समझाने के लिए मैं इफ और देन के फॉर्म में पहले लिखती हूँ, देन हम इसका कॉन्वर्स लिखेंगे. ओके, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, हम क्या बोलेंगे? इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, टू लाइन्स आर पैरेलल. ओके, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन क्या आएगा? द ऑल्टरनेट एंगल्स, देन the alternate angles formed
by them and their transversal are congruent. राइट तो ये हो गया हमारा कंडीशनल वाला. ओके तो इसका भी हमें क्या लिखना है, कॉन्वर्स लिखना है. ओके कॉन्वर्स अभी देखो ये मैंने आपको समझने के लिए लिखा है, तो हम इसका कॉन्वर्स कैसे लिखेंगे. इफ द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल आर if the alternate angles formed by two lines and their transversal are congruent then the two lines are parallel. Okay? तो हम इसका कॉन्वर्स कैसे लिखेंगे कि जैसे मैंने आपको बोला देन का पार्ट इफ में चला जाएगा और इफ का पार्ट देन में आ जाएगा. बस थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके हमें लिखना है. तो हम कैसे लिखेंगे, द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म विद द ट्रांसवर्सल, मतलब ऑल्टरनेट एंगल ये ट्रांसवर्सल की वजह से जो फॉर्म हो गए विथ टू लाइन्स, मतलब कौन सी ये दो लाइन है और इसके साथ जो ट्रांसवर्सल है और इन्होंने जो एंगल्स बनाए वो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो लाइन हम वो लाइन क्या होगी, देन दिस टू लाइन्स विल बी पैरेलल. तो हमने वही लिखा, इफ द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड विद द ट्रांसवर्सल विद द टू लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द टू लाइन्स आर पैरेलल. देखो आपका आंसर ये है. ओके दिस इज योर आंसर. मैंने आपको ये समझाया कि स्टेटमेंट में हमें इफ और देन के फॉर्म में नहीं दिया था, आपको थोड़ा सा आसान लगे इसलिए मैंने क्या किया, ये स्टेटमेंट को इफ एंड देन के फॉर्म में लिखा. और फिर जैसे कि मैंने आपको बोला कॉन्वर्स लिखते टाइम हमें देन का पार्ट इफ में डालना है और इफ का पार्ट देन में डालना है, तो वैसे ही हमने ये कॉन्वर्स लिखा. इफ द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड विद द ट्रांसवर्सल विद टू लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द टू लाइन्स आर पैरेलल. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते. अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है. If a pair of the interior angles made by a transversal of two lines are supplementary, then the lines are parallel. अभी उन्होंने क्या दिया है, अभी उन्होंने तो हमें हमारा काम बहुत आसान कर दिया. अभी क्या दिया है, इफ के बाद वाला स्टेटमेंट कौन सा है, ये यहाँ तक. ओके यहाँ तक है ये स्टेटमेंट है ना, सप्लीमेंट्री तक सब स्टेटमेंट है ये. इफ मतलब यहाँ से स्टेटमेंट है, अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स आर सप्लीमेंट्री, और ये देन वाला पोर्शन है, देन वाला पोर्शन, देन द लाइन्स आर पैरेलल. अभी जैसे कि मैंने बोला आपको कॉन्वर्स के केस में हमें क्या लिखना पड़ता है, द इफ का पार्ट हमें लिखना होता है देन में और देन का पार्ट लिखना होता है हमें इफ में. ओके तो यहाँ पे इफ का पार्ट ये दिया है. राइट देखो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है पर मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ. देखो अभी ये इफ का पार्ट दिया है. राइट इफ अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स आर सप्लीमेंट्री देन द लाइन्स आर पैरेलल. अभी इसका कॉन्वर्स क्या होगा, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल. ओके इफ टू लाइन्स आर पैरेलल. अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे द लाइन्स लिखा था, टू लाइन्स नहीं दिया था, बट यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि टू लाइन्स है ना, इसलिए हमें वो लिखना पड़ेगा इफ में. इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन द पेयर ऑफ, देखो फिर क्या पे लिखना, ये वाला पूरा पोर्शन, देन द पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय और ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. ओके समझ गए, काफी आसान था. देखो ये वाला पोर्शन इफ, मतलब जो इफ का पोर्शन है वो देन में चला गया और देन का पोर्शन इफ में आ गया है ना. कॉन्वर्स वैसा ही लिखते हैं हम. ओके तो ये आगे का पोर्शन, ये देन द पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. ओके समझ में आया, काफी आसान था ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते. लिखना होगा तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो. अभी देखो ये जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दिया है इसमें इफ और देन वाला फॉर्म नहीं दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसका कंडीशनल स्टेटमेंट बनाएंगे. ओके पहले इसका कंडीशनल स्टेटमेंट बनाएंगे, देन हम इसका कॉन्वर्स लिखेंगे. ओके
समझ रहे हो? तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या आएगा? द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा दिया है। तो कंडीशनल क्या बोलेंगे इसका कि इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, if the quadrilateral is a rectangle क्या आएगा? then the diagonals are congruent, then the diagonals ऐसा बोला आप, if a quadrilateral, then the diagonals are congruent। ओके अब इसका कॉन्वर्स लिखना है हमें। ओके तो कॉन्वर्स क्या आएगा? कॉन्वर्स के केस में क्या होता है कि इफ वाला पार्ट देन में चला जाता है और देन वाला पार्ट इफ में चला जाता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? कॉन्वर्स इफ द डायगोनल्स आर congruent, सॉरी अब पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, congruent क्या आएगा? देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। ओके तो यहाँ पे इसका हमने कॉन्वर्स लिख लिया। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन का वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। ओके और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा, क्योंकि इससे ना हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको और अच्छे से समझा पाए और आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाए। ओके हमें मोटिवेशन मिलता है। देन थर्ड थिंग इज वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।